नमस्कार, मैं रितेश बोरकर महाराष्ट्र टीवी 24 की खास मुलाकात में आज हमारे साथ में ज्वाला ढोटे जो हर्बल सेल के नागपुर अध्यक्ष है। लेकिन ये ज्वाला ढोटे जो हमारे साथ में आज है स्टूडियो में, वो हमेशा गरीबों के हित के लिए हमेशा लड़ते हुए आए हुए। और अभी हमने हमेशा देखे जिस तरीके से अभी नागपुर शहर में जो गंगा जमुना को लेके एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है, उनके गंगा जमुना जो महिला है उनके ऊपर में बहुत बड़ी समस्या आ बैठी है। उनके लिए सिर्फ अकेले अगर कोई लड़ रहा है तो ज्वाला ढोटे जी, आपका हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम महाराष्ट्र 24च्या सगळ्या दर्शकांचं मी स्वागत करते आणि महाराष्ट्र 24 न्यूजच्या सगळ्या समूहाला उज्ज्वल भविष्यासाठी अनेक शुभेच्छा देते। मैडम ये बताइए कि आप जिस तरीके से गंगा जमुना का जो प्रकरण चल रहा है, अचानक उस पर नागपुर के अमितेश कुमार सीपी सर ने उस पर बैन लगा दिए कि उनको बंद करा दिया। आज उनके खाने पीने की बहुत परेशानी आ रही है, उनको कई लोग तो वापस चले गए वहाँ से, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? भारत देश हा रंजलेल्या गांजलेल्यांचा देश आहे। भारत देश हा गरिबांमध्ये नांदतो। भारताची संस्कृती ही परोपकाराची संस्कृती आहे। भारताची संस्कृती हे संत महात्म्यांची संस्कृती आहे। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, साधू तोची ओळखावा, देवते थेची जाणावा, ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव विश्वमानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेची स्थापनाच यासाठी केली की देशात सगळ्यांना समान न्याय मिळायला पाहिजे, समान कायदा मिळायला पाहिजे, समान हक्क मिळायला पाहिजे। जरी या वारांगणा शोषित आहेत, समाजातलं दुखी घटक आहेत, वंचित घटक आहेत, परंतु त्या सुद्धा या देशाच्या नागरिक आहेत। जेवढे तुम्ही आणि आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, जेवढा सन्मान तुम्हाला आणि आम्हाला आहे, तेवढाच जगण्याचा सन्मान माझ्या वारांगणा माता भगिनींना सुद्धा आहे। आणि त्यांच्यावर जर का अन्याय होत असेल, त्यांच्यावर जर का अत्याचार होत असेल, तर विदर्भवीर भाऊ जांबुवंतराव धोटेंची ही लेख आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आणि आयुष्याच्या श्वासाच्या शेवटपर्यंत त्यांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या न्यायासाठी लढेल। जिस तरीके से ये अचानक जो हुआ, आज इनके ऊपर गंगा जमुना पे कार्रवाई की गई, ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या सोची समझी साजिश है या कोई प्लॅनिंग है? निश्चितच जर का आपण बघितलं तर गंगा जमुनाला एक इतिहास आहे। 300 वर्षापूर्वीची ही वस्ती बसलेली आहे। राजा महाराजांच्या काळाची ही वस्ती आहे। अचानक हा जो उद्रेक झाला, यात शहरातला छोटा बच्च्यापासून वयस्कर व्यक्ती सुद्धा सांगेल की याच्या मागे मोठं राजकीय षडयंत्र आहे। ती वस्ती तिकडनं नायनाट करायची आणि गगनचुंबी इमारती तिथे तयार करायचे, मोठे व्यापारी संकुल तिथे तयार करायचं, हे मनसुबा आहे। हे सगळ्या नागपूर शहराने महाराष्ट्राने बघितलेला आहे, अनुभवलेला आहे। ही जी कारवाई करण्यात आली अमितेश कुमारजींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणत्या तरी बलाढ्य नेतृत्वाने ही जागा रिकाम्या करण्याची सुपारी जणू अमितेश कुमारला दिलेली आहे। मी महाराष्ट्र शासनाला, महाविकास आघाडीचे सर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहेब ठाकरेंना, पालकमंत्री साहेबांना आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांना मी हात जोडून विनंती करते की नागपूरमध्ये जर का लोकशाही टिकवायची असेल तर अमितेश कुमार सारख्या तानाशहाला ताबडतोब इकडनं तडीपारी लावली पाहिजे, यांना इकडनं हद्दपार केलं पाहिजे आणि नागपूर शहराला परिपक्व, समंजस, समजदार, न्यायाच्या आणि घटनेच्या चौकटीत राहून काम करणारा, मानव अधिकाराचा सम्मान करणारा असा पोलीस आयुक्त द्यावा। लेकिन
सीपी अमितेश कुमार जिस तरीके से नागपुर शहर में काम कर रहे हैं, ये एक तो मुद्दा गंगा जमुना के जो वहाँ के लोग उनके पास गए, वो नहीं गए किसी के पास। वहाँ की कई सालों से वहाँ पर कंप्लेंट है कि इन लोगों को यहाँ से हटाए, जिनके कारण वहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। वहाँ पर के रहने वाले लड़कियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग जो वहाँ जाते हैं दारू पी के चले जाते हैं। गंगा जमुना में अगर पुलिस रेड करती है तो उनको भाग के आजू बाजू के घर में छुपते है ना, और क्रिमिनल लोगों की वजह से वहाँ परेशानी। अमितेश कुमार जो काम कर रहे हैं वो एक क्राइम खत्म करने की इच्छुक में, और उन्हें ये भी बोला कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अपन पुनर्वसन करेंगे। सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छिते की पुनर्वसनाचं काम हे पोलीस विभागाचं नाही. अमितेश कुमारनी स्वतःच्या मर्यादेत राहून स्टेटमेंट दिले पाहिजे. कोणा जनतेचं पीडित शोषित वर्गांचं पुनर्वसन करण्याचं काम हे केंद्र शासनाचं आहे आणि महाराष्ट्र शासनाचं आहे आणि कोर्ट ऑर्डर देईल. इट इज नॉट ज्युरिडिक्शन ऑफ पोलीस डिपार्टमेंट. म्हणून अमितेश कुमारनी स्टेटमेंट देणं आम्ही पुनर्वसन करू हे भ्याडपणाचे लक्षण आहेत. त्यांनी आधी आपल्या बुद्धीचा तपास करावा, आपली बुद्धी व्यवस्थित निकषावर घासावी आणि मग स्टेटमेंट द्यावं. आणि राहिला स्थानिक लोकांना काही अडचणी आहेत. अनेक पत्रकारांकडनं, अनेक पेपरमधून, न्यूजपेपरमधून, अनेक आपल्यासारख्या चॅनल्समधून माझ्या कानावर पडलं की स्थानिक लोकांना काही यांच्याकडनं त्रास आहे. स्थानिक लोकांचे प्रश्न आहेत की गंगा जमुना वस्ती इथे आहे म्हणून आमच्या घरच्या मुलींचे लग्न होत नाही. तर ठीक आहे, त्यांचा तो विषय असेल. त्यांनी मला 30+ मुलींची लिस्ट द्यावी की या एरियामध्ये अवतीभवती 30 ओलांडलेल्या तरुण मुली घरी बसलेल्या आहेत, परंतु त्यांचं आतापर्यंत लग्न झालेलं नाही आहे. काही रेकॉर्ड तर द्यावं. उद्या जाऊन ज्वाला धोटे म्हणेल ताजमहल मेरे बाप ने बनाया, लाल किल्ला मेरे नाना ने बनाया, होऊन जाईल का? काहीतरी अधिकृत दस्तऐवज लागतात, पेपर लागतात. शो मी द रेकॉर्ड, जस्ट शो मी द रेकॉर्ड. आपने जो बोले कि वहाँ पर कोई अभी जो लड़कियां है 30 साल की ऊपर की लड़कियां है ही नहीं, उनकी शादियां, यानी आपका कहना सीधा है कि वहाँ पर शादियां हो रहे हैं सबके, सीधा सीधा कहना। जी जी जी, आजू बाजू में जितने भी लोग रह रहे हैं निश्चित। लेकिन उसके बाद भी ये लोग वहाँ जा रहे हैं, जिसके वहाँ के नगर सेवक आप ही की पार्टी की है, राष्ट्रवादी की आभा पांडे, वो भी आपके विरोध में खड़ी हुई। तो ये क्या लगता है? देखिए, आभा पांडे कौन है, ये प्रसिद्धि माध्यम के सभी लोग मुझे बार बार पूछते, मैं वो महिला को पहचानती नहीं. वो मेरे पार्टी में ऐसे अनेक आभा पांडे हैं, मैं सभी को पहचानती नहीं. वो उनका विषय छोड़ी दीजिए आप. रहे रास्ते पे जो आंदोलन करने को नगर सेवक उतरे हैं, तो ये जनता भी जानती है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है. रास्ते पे जो कोई लोग निदर्शन कर रहे हैं वो सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं. आप मुझे शिवसेना के लोग बताइए रास्ते पर जो बोलते हैं कि गंगा जमुना हटाइए. आप मुझे राष्ट्रवादी के लोग बताइए जो बोलते हैं कि गंगा जमुना हटाइए. आप मुझे कांग्रेस के स्थानिक लोग दिखाइए जो बोलते हैं कि गंगा जमुना हटाइए. आप मुझे वंचित आघाड़ी के कार्यकर्ता बताइए. आप मुझे आरपीआई के घटक पक्ष इतने सारे हैं महाराष्ट्र में, उनके कार्यकर्ता बताइए जो रास्ते पे उतर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गंगा जमुना इधर नहीं चाहिए. ये जो कोई लोग निदर्शन कर रहे हैं, गंगा जमुना हटाने का बेड़ा जिन्होंने उठाया है, ये सभी लोग बीजेपी के लोग हैं. तो जनता के सामने तो ये आ गया है. यानी आपका कहना है कि ये पूरा बीजेपी वालों का खेल है? निश्चित मेरा कहना नहीं है, ये सारी जनता का कहना है, सारी जनता का कहना है. बीजेपी के नगर सेवक वहां खड़े थे, तो आभा पांडे का क्या काम था? वो तो आपके पार्टी के, उसने क्यों वहां पर आए, उनके साथ में गंगा जमुना हटाने की बात करो, तो वो एरिया के नगर सेवक है. ये तो कहीं ना कहीं उनको भी, उनके पास लोग गए होंगे कि हमारे को यहाँ से लोग हटाओ. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कोई पांडे है, ये पांडे उधर की नगर सेविका भी नहीं है, वो बाजू के प्रभाग की नगर सेविका है. तो ये उनका कार्य क्षेत्र आता भी नहीं है, उनका मतदार क्षेत्र भी नहीं है. अभी वो जो कुछ उधर बीजेपी के साथ खड़ी होके जो कुछ उन्होंने नारे लगाए, मुझे तो उनके सोच पे हंसी आती है. हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि एक नारी ही दुसरे नारी की दुश्मन रहती है, स्त्री से का दुसऱ्या स्त्रीची शत्रु असते. ये उन्होंने दिखा दिया. जिस तरीके से मोहल्ले की महिलाओं की उनको पीड़ा दिखी, तो नेता वही सच्चा नेता रहता है जिसके लिए सभी जनता समान रहती है. मोहल्ले की महिलाओं की पीड़ा उनको दिख गई, मगर ये शोषित जो महिलाएं हैं, वारांगना, इनकी पीड़ा वो देख नहीं पाई.
गए 25 दिन से नज़र कैद में वो महिलाएं हैं। इनके घर के चूल्हे जले क्या? इनके घर के छोटे छोटे बच्चों ने दूध पिए क्या? इनके घर की बुजुर्ग जो वारांगनाएं हैं उन तक दवाई पहुंची क्या? ये उनको उनके चश्मे से नहीं दिखा? क्या अमितेश कुमार जैसा वो भी अमीरी का ही चश्मा लगाती है? और रही बात कि बीजेपी के लोगों के साथ वो खड़ी रही है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के लिए आत्मचिंतन करने का विषय है और मुझे निश्चित विश्वास है कि पार्टी इस विषय में सोचेंगी। अमितेश कुमार जो काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज नागपुर शहर में उनके जैसे आज एक उनको दबंग कहा जाता है, उनने नागपुर शहर में अच्छे अच्छे क्रिमिनलों को सफाया किए। यहाँ पर भी क्रिमिनल आते हैं, इसी के कारण उनका भी एक सोच थी कि नागपुर शहर से पहले मुक्त कराए क्राइम, और वो कर भी रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, वो कर भी रहे। लेकिन उसके बाद भी आप उनके ऊपर में ही आरोप लगा रहे हैं कि अमितेश कुमार कहीं ना कहीं उनके कंधे पे कोई बंदूक रखकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ये प्रश्न ही मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि अमितेश कुमार नागपुर शहर से क्राइम हटा रहे हैं। आप देखोगे तो हर एक दिन एक नई घटना, एक नई क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे कानों पे गिरती है। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, अल्पवयीन लड़कियों पे, कम उम्र की लड़कियों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, भू माफिया सक्रिय हो गए हैं। ये गंगा जमुना के प्रकरण से तो ये तो जनता के सामने आ गया। भू माफिया सक्रिय है, रेती माफिया सक्रिय हो गए हैं, शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। अनेक भाग में शहर के फुल फ्लेज में पूरी ताकत से क्लब्स चल रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद रहेगा कि अमितेश कुमार जी ने क्राइम कम किया है, उनके आशीर्वाद से क्राइम फल फूल रहा है नागपुर शहर में। आपका कहना है कि अमितेश कुमार के ही नेतृत्व में जो आज सीपी है नागपुर के, उनके इसमें क्राइम बढ़ रहा है? निश्चित ही मेरा कहना और मुझे पूरा विश्वास है, मेरा ये तर्क नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि अमितेश जी के नेतृत्व में इधर क्राइम बढ़ रहा है। मैं ऐसे कई उदाहरण है जिनमें रंजीत सपेलकर, कालू हाट हो गए, भरत हो गए, दिवाकर हो गए, ऐसे कई भू माफिया भी है, इनको भू माफिया बोलते हैं, और गैंगस्टर लोग हैं, इनके ऊपर में अंकुश लगाए, इनका सफाया किए, आज वो सब जेल के पीछे है। अंकुश और सफाया सिर्फ ऊपरी हुआ है। आप मुझे बताइए, रंजीत सफेलकर जी का जो मामला है, किसी निमगढ़े हत्याकांड के वो आरोपी है, ठीक है, उन्होंने मर्डर किया, मनीष हत्याकांड में, हाँ, वो कोई मर्डर के वो आरोपी है, तो उनको सुपारी किसने दी? वो अभी तक जो असली चेहरा है इस क्राइम के पीछे, रंजीत सफेलकर को सुपारी किसने दी निमगढ़े हत्याकांड को अंजाम देने के लिए? मनीष, आपने बोले ना, मनीष श्रीवास्तव के मर्डर को अंजाम देने के लिए, निमगढ़े हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इनको किसने हायर किया? सफेलकर को किसने हायर किया? इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? उनको पकड़े सीपी ने, उनको सलाखों के पीछे डाले अमितेश कुमार ने। सफेलकर को पकड़ के उन्होंने एक तरीके से वो केस ही दबाने की कोशिश की है। जनता को मिसगाइड कर रहे हैं अमितेश कुमार। मैं पुनश्च महाविकास आघाड़ी को हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि नॉन करप्ट, अनुभवी, समंजस, कायदे के दायरे में रह के काम करने वाला, मानव अधिकार का सम्मान करने वाला सीपी नागपुर को दिया जाए। ये बहुत जूनियर है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्र 24 न्यूज चैनल के द्वारा मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जब ये अमितेश कुमार अमरावती के सीपी थे, इन पर अनेक आरोप हुए हैं कि इन्होंने मौके के जमीन बिल्डर लॉबी को खाली करके दिए। इन पर एक बड़ा आरोप ऐसा लगता है कि ये फरवरी महीने में, अभी 3-4-5 महीने पहले, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ने अमितेश कुमार को, एक महिला और उसकी 2 जवान लड़कियों को लेट नाइट तक अमरावती पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा, उनको धमकी दी, उनसे गैर वर्तणूक की। इसलिए महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ने अमितेश कुमार पे 1 लाख का दंड जारी किया है। तो जो इंसान पे ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट 1 लाख का दंड घोषित करता है, वो इंसान से हम मानव अधिकार की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास पुख्ता सबूत है इसके? आप
आप गूगल पे चेक कर लीजिए, अमितेश कुमार का नाम डालिए, आपको गूगल पे दिख जाएगा। आप महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन बोर्ड से संपर्क कीजिए, वो खुद आपको इसकी जानकारी देंगे कि फरवरी महीने में उन्होंने आदेश जारी किया था कि अमितेश कुमार को 1 लाख की पेनल्टी वहां पे भरनी पड़ी है। तो दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसके सबूत है। आप महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से भी बात कर सकते हैं, उनसे भी ये जानकारी आपको मिल जाएंगी, है ना। लेकिन जिस तरीके से सीपी और हमारे डीसीपी राजमाने, इन्हें संतोष आंबेकर, आबू, ऐसे बड़े क्रिमिनल जो नागपुर में एक अस्तित्व रखते थे, इनका भी खात्मा करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो इन्हें करके देखा है, जो इसके पहले के आज तक के कोई सीपी ने नहीं किया। नहीं, ये तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात है। इन लोगों को हीरो बनने का बहुत शौक रहता है। ये जो पुलिस वाले रहते हैं ना, इन लोगों को हीरो बनने की बहुत मंसूबे रहते हैं। यानी आपका कहना है कि इसके पहले के कमिश्नर निकम्मे थे, उन्होंने क्राइम कंट्रोल ही नहीं किया। नहीं, इस तरीके ये भूमाफिया यानी बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे रंजीत सपेलकर हो गया, आबू हो गया, मैं आपको बताती हूँ, ये लोगों पे ये करना, कंट्रोल करना, उनको सलाखों के पीछे डालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि माननीय श्री उपाध्याय साहब कमिश्नर थे, उनके पहले वेंकटेशन जी भी कमिश्नर थे। एसआईटी की स्थापना जो हुई थी वो वेंकटेशन जी के नेतृत्व में ही एसआईटी की भूमाफियाओं के खिलाफ स्थापना हुई थी। वही एसआईटी, वही भूमाफियाओं का ट्रेंड ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इनको पगार काय का मिलता है, सैलरी काय की लेते हैं? ये लाखों रुपए की ये पुलिस वालों की सैलरी रहती है और करोड़ों रुपए की ऊपर की कमाई ये लोग करते हैं। तो इनको सैलरी काय की मिलती है? चोर को पकड़ने की सैलरी मिलती है ना। तो इन्होंने कुछ अलग से कुछ जनता के लिए कुछ नया काम किया है, बहुत त्याग किया है, बहुत बलिदान दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। लाखों रुपए की कमाई, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ऊपर की कमाई ये लोग जो करते हैं, तो ये इनको जो सैलरी मिलती है ये जनता के सेवा के लिए ही मिलती है। चोरों को पकड़ने के लिए ही सैलरी मिलती है, बदमाशों को जेल में डालने की ही इनको सैलरी मिलती है। अमितेश कुमार सीपी को भी तो आप ही के ही पार्टी के गृह मंत्री ने यहाँ उनको लाए हैं, उसके बाद भी आप ही लोग उन पे आरोप लगा रहे। देखिए, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं रहता कि ये अच्छा है कि बदमाश है। ज्वाला धोटे के चेहरे पे लिखा नहीं है कि ज्वाला धोटे अच्छी है कि बदमाश है। धीरे धीरे जैसे हमको अनुभव आते हैं तब अपने को इंसान की असलियत पता चलती है। अमितेश कुमार के चेहरे पे नहीं लिखा था कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन करेंगे, ये किसी बिल्डर लॉबी के दबाव में आके गंगा जमुना के वंचित शोषित महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे। इनके चेहरे पे तो नहीं लिखा था। जैसे जैसे उनकी कारकिर्द जनता के सामने आई, क्राइम रेट बढ़ते गया, अमीरों की ही तकलीफ ये देखते गए, गरीबों का शोषण होते गया, उससे उनकी छवि पूरी दुनिया ने देखी है, पूरे देश ने, पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे नागपुर ने देखी है। फिर अपने मुद्दे पे आते हैं, वारंगा का जो मुद्दा चल रहा है इन महिलाओं के विषय में मैं देख रहा हूँ, इनके लिए कोई ग्राउंड लेवल पे आके उनके लिए काम नहीं कर रहा। सब अपने ही नेतृत्व में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। आप भी एक रोड पे उतर के उनके लिए आवाज़ उठा रहे, लेकिन उनके आज खाने की और उनके रहने की, आज उनके बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो और एक मुद्दा भी आपने उठाया, जो महानगर पालिका की स्कूल जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई थी। तो मेरे को ये पता है कि एक महानगर पालिका में उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। उन लोगों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सब अपने आंदोलन पे लगे, आप अपने उनके लिए हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, कोई उनका विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या होगा? आप तो अपने अपने काम करें। इन लोगों के बारे में किसने सोचा कि इनको जल्द से जल्द कम दिनों के अंदर में इनको न्याय दिला दे? मी आपल्याला सांगू इच्छिते की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे आपण लोक आहोत। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय संविधानाचे निर्माते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे आपण लोक आहोत। सारी सत्ता जनता के हात सा नारा देऊन आपला महाराष्ट्र आज जगत आहे। आणि मी सांगू इच्छिते की सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नाही। मी आपल्या मागच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा सांगितलं की सत्याची जी गती असते, सत्याची जी स्पीड असते ती कमी असते, परंतु सत्याला स्टॅमिना असतो।
या ज्या वारांगणा माता भगिनी आहेत या समाजातल्या अतिशय दुबळे घटक आहेत, शोषित वर्ग आहेत, पीडित वर्ग आहे. कोणाला हौस नसते स्वतःला वेश्या म्हणून घ्यायची. किसी को शौक नहीं रहता खुद को वेश्या कहला के लेने का. वेश्या म्हटलं तर ही जगातली सगळ्यात मोठी शिवी आहे. परंतु परिस्थिती काही अशा येतात त्यांच्याकडे आयुष्यात कोणते विकल्प ऑप्शन उरत नाही, तेव्हा या व्यवसायाकडे ते येतात. स्वतःचं कातडं विकून आपलं पोट ते भरतात, आपल्या लेकरांचं पालन पोषण करतात. यापेक्षा दुर्दैवी बाब काय आहे? आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब आव्हान करतात कि मेरे देश का एक भी नागरिक रात को भूखा सोना नहीं चाहिए. आणि 25 दिवसापासून जनरल डायर अमितेश कुमारनी यांना बंदिस्त करून ठेवलं. यांच्या घरी चुल्या पेटल्या का? यांच्या लेकरांनी अन्न खाल्लं का? यांच्या घरी अन्न शिजलं का? हे त्यांना बघता आलं नाही. याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही. प्रत्येकाला आपल्या पांढऱ्या कपड्याची पडलेली असते. वारांगणा वेश्या म्हटलं तर एक प्रकारचं हे कलंक आहे. त्यांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या जस्टिससाठी कोणी सडकेवर उतरत नाही, कारण स्वतःला वाटते की हम पे भी कीचड़ उड़ जाएगा, हमारे भी गिरेबान सब काले हो जाएंगे, हमारे भी दामन पे छीटे लग जाएंगे. म्हणून त्यांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या न्यायासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणी सडकेवर उतरत नाही. परंतु ज्वाला जांबवंतराव धोटे ही वाघाची लेक आहे. जिथे जिथे अन्याय होईल, जिथे जिथे अत्याचार होईल, जिथे जिथे मानव अधिकाराचं उल्लंघन होईल, जिथे जिथे संविधानाचा चुराडा होईल, तिथे ज्वाला धोटे मशालीच्या रूपामध्ये, धगधगत्या आगीचे रूपेमध्ये त्या पीडितांसोबत उभी राहील. मेरा सवाल जो था कि इन गरीब लोगों को आपने तो बोल दिए कि मोदी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को भूखे नहीं रहने की सलाह दे रहे हैं, लोगों को, नेताओं को बोल रहे हैं. लेकिन सरकार तो आपकी है महाराष्ट्र में. आज ये भूखे मर रहे हैं तो आप ही की सरकार यहाँ है और आप लोग लड़ रहे हैं इनके लिए, फिर भी ये भूखे मर रहे हैं. मी आपल्याला सांगू इच्छिते की कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 12 to 35 मध्ये फंडामेंटल राईट्स नमूद केलेले आहे. फंडामेंटल राईट्सचा एक घटक आहे की स्वतःचं आणि स्वतःच्या परिवाराचं पालन पोषण करण्याकरिता तुम्ही देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाऊ शकता आणि कोणताही व्यवसाय करू शकता. आत्मनिर्भर भारत मोदीजी म्हणतात. या दुखी कष्टी महिला स्वतःचं कातडं विकून आत्मनिर्भर होत्यास. त्यांच्यावर तर गदा अमितेश कुमारनी आणली. जरी स्वतःचं कातडं विकत असतील, स्वतः शोषित असतील, स्वतः दुखी होत असतील, परंतु आत्मनिर्भर तर होत्या. 2 वेळेस अन्न तर खात होत्या. अमितेश कुमारच्या जुलमी शासनाने, अमितेश कुमारच्या हिटलरशाहीनी, अमितेश कुमारच्या बदमाशीनी यांच्या पोटावर लात मारली, त्यांच्या व्यवसाय बंद केले. जर का कोणाचं पोट भरण्याची आपल्यामध्ये अवकात नसेल तर कोणाच्या पोटावर लात मारण्याचाही अमितेश कुमारला अधिकार नाही आहे. हे अमितेश कुमारला समजत नाही. या गंगा जमनातल्या महिला अनेक वर्षापासून तिथे आहेत. काल परवालाच आपण 75वी सुवर्ण गाठ स्वातंत्र्याची मनवलेली आहे. 75 वर्षापासून यांचा पुनर्वसन का नाही केलं? ठीक आहे, महाविकास आघाडी तर आता 1.5 वर्षापासून आलेली आहे महाराष्ट्रात. याच्या आधी तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. हे जे भाजपचे लोक सडकेवर तमाशे करतात की गंगा जमना हटाव, जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि गृह खातं मुख्यमंत्र्याकडे होतं, तेव्हा हे तमाशा का केला नाही यांनी? तेव्हा हिवाळी अधिवेशनात का बरं विधान भवनावर मोर्चे काढले नाही या कॉर्पोरेटरनी? तेव्हा असेंब्ली क्वेश्चन का बरं भाजपच्या आमदारांनी केलं नाही की गंगा जमना इकडनं हटवा? हे सगळं कटकारस्थान महाविकास आघाडीला धर्म संकटात आणण्यासाठी, महाविकास आघाडीला बदनाम करण्यासाठी, कैचित फसवण्यासाठी हे सूड बुद्धीचं राजकारण भाजपच्या नगरसेवकांनी केलं आहे. यहाँ लेते एक ब्रेक. एक्स्ट्रा एज फिटनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन. You will find all solution of fitness here.
We provide new techniques of fitness and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737. श्री महावीर एजुकेशन। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। ब्रेक के बाद फिर हम ज्वाला ढोटे से, जो ज्वाला ढोटे जी अभी जिनके बाद मुद्दे उठा रहे हैं, गडकरी के, मोदी के, अमित शाह के, इनका महाराष्ट्र में क्या लेना देना। उसके बाद भी इन विपक्ष में बैठने के बाद भी इन लोगों के नाम यहाँ लेके क्या फ़ायदा होने वाला है। मेरे को ये बात है कि आप इन जिन मोदी के नाम लिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं आप, लेकिन मेरे को बात है ये जो मुद्दा यहाँ पर तो सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपका है, पालक मंत्री आपका है, सब कुछ आपका है। यहाँ पर जो सीपी साहब भी जो बिठाए वो भी आपने बिठाए, तो उसके बाद भी इन लोगों का क्या लेना देना। जैसा मैंने आपको कही कि इन लोगों का ही लेना देना है। गंगा जमुना हटाओ करके सड़क पे जो ये नगर सेवक उतरे, ये बीजेपी पार्टी के थे, बीजेपी के पार्टी के ये वहाँ के नगर सेवक है। मुझे पता चला कि वहाँ के जो स्थानिक आमदार है विकास कुंभारे, ये भी बीजेपी के ही विधायक है। इन्होंने भी कमिश्नर को निवेदन दिए हैं कि गंगा जमुना यहाँ से हटाओ करके, कि हम गंगा जमुना यहाँ से बंद करो, देह व्यापार इधर का बंद करो। तो बीजेपी का तो विषय है ही। मेरा वही कहना है कि ये नगर सेवक, ये आमदार जब उनके पक्ष के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, जो खुद नागपुर के थे देवेंद्र फडणवीस जी, तब ये सड़क पे क्यों नहीं उतरे गंगा जमुना बंद करने के लिए? ये बात आपकी सही है। उस समय उनने देवेंद्र फडणवीस जब यहाँ पर गृह मंत्री थे जी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, तब इन लोगों ने वहाँ उतरे नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी जी। लेकिन अभी तो उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, आप बोल रहे नगर सेवक लोग, यही नगर सेवक है जो आज वहाँ के लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अपने सर्टिफिकेट भी देते, जो महानगर नगर सेवक के। यही बात तो बहुत आश्चर्य की बात है, चिंतन करने की बात है। इस पर तो पढ़ाई होनी चाहिए, थीसिस लिखना चाहिए कि ये जो लोक प्रतिनिधि है, ये इन लोगों के ही वोट से लोक प्रतिनिधि बने हैं। वो जो नगर सेवक है, ये जो वारांगनाएं माता बहनें हैं, वो कारपोरेशन का नियमित टैक्स भरती है। उनके क्या किराए के मकान नहीं है, उनके खुद के मकान हैं। दे आर टैक्स पेयर। वो भी इस देश की नागरिक है। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटिंग कार्ड है। जिस तरीके से आप और मैं इस देश के नागरिक है, उसी तरीके से वो वारांगनाएं माता बहनें भी देश की नागरिक है। वो वोटर्स है, वोटिंग का हक वो निभाती है। तो मेरा कहना है कि ये जो लोक प्रतिनिधि है, जब इलेक्शन आते हैं, यही लोग
यही उम्मीदवार लोग गंगा जमुना में जाकर उनके घरों पे अपने झंडे लगाते हैं, गंगा जमुना में छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स लेते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं। इनके ही वोट से ये आमदार बने हैं, इनके ही वोट लेकर ये कारपोरेटर बने हैं, इनके ही वोट लेके बीजेपी का आज सांसद नागपुर में है। तो ये तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है, ये तो सोचने की बात, मेरे लिए क्या पूरी जनता के लिए सोचने की बात है। इनका वोट आपको चलता है, इन लोगों को, इन नेताओं को, ये लोक प्रतिनिधियों को इनके वोट चलते हैं, इनसे वसूल किया हुआ टैक्स इनको चलता है, मगर ये औरतें नहीं चलती। अरे ये क्या शोकांतिका है इस देश की। अब एक बात है, ये तो नगर सेवक लोग तो इन्हीं को वोट भी देते हैं, अपनी सर्टिफिकेट भी देते हैं, पर इनकी तो जरूरत इनको है जी, क्योंकि वहां पर आज तो नागपुर शहर में प्रभाग 4 का एक जी चलते, लेकिन कुछ ही नगर सेवक है, एक या 2 ही नगर सेवक, एक माजी नगर सेवक थे जो राजू घटाते करके कुछ, एक कोई राजू धकाते करके माजी नगर सेवक है बीजेपी पार्टी का, मैंने नाम सुनी हूँ उसका, ये सब पेपर वेपर में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से मीडिया वालों ने वारांगनाओं के इंटरव्यूज भी लिए। इन वारांगनाओं के पास प्रूफ्स है, सबूत है कि यही राजू धकाते 10% से इन महिलाओं को पैसा उपलब्ध करके देता है। इस पर अवैध सावकारी का गुना दाखिल किया अमितेश कुमार ने। अब तक अमितेश कुमार चुप है। अमितेश कुमार बोलते हैं कि इधर इलीगल काम होते हैं, आपके नाक के नीचे इधर इलीगल काम होते हैं। तो आपकी पुलिस चौकी जो गंगा जमुना के मध्य भाग में स्थित है, वो किस लिए स्थित है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए, सोने के लिए, पुलिस वालों के लिए वो स्थित है। इस राजू धकाते के हमारे पास प्रूफ है कि ये नियमित रूप से, ये और इसका छोटा भाई गंगा जमुना में हमेशा आता है। और ये वारांगनाओं ने तो आरोप लगाए हैं, उनके पास प्रूफ है कि इन लोगों ने, ये राजू धकाते, इसके भाई लोगों ने भी उनका शोषण किया है, उन महिलाओं का शोषण किया है। और ये तो बात ऐसी हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये खुद चोर है, ये खुद डकैत है, ये खुद भ्रष्टाचारी है, ये खुद बदमाश है, और वो वारांगनाओं को हकालने की बात करते हैं। सबसे पहले तो इनको वो एरिया से हकालना चाहिए ऐसे लोगों को। एक राजकारण स्टर्न भी हो सकता है, लोगों के फेवर में आके इनको हटाने की बात करें, क्योंकि आपका कहना है ये माजी नगर सेवक थे राजू, लेकिन हो सकता है उस समय भी इन्हीं लोगों के वोट से वो नगर सेवक बना होगा। राजू जो माजी नगर सेवक आज जो आगे आ रहा है 10% से, आप बोलोगे ब्याज से पैसे दे, लेकिन ये तो एक अलग प्रकरण। लेकिन सीपी साहब का इसमें क्या लेना देना? सीपी साहब तो अपने एक आप ही के पार्टी के माध्यम से आज महाराष्ट्र में गृह मंत्री के माध्यम से ही वो आज नागपुर शहर में बसे, तो उनका क्या लेना देना? उनको आप बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के फेवर में है, बीजेपी कहाँ से आगे नागपुर में? मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के द्वारे में जनता को कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आज सत्ता में हमारा पक्ष है, आज गृह मंत्री हमारे हैं, महाविकास आघाड़ी के हम घटक हैं। अरे मगर IAS IPS लोगों के पोस्टिंग होते रहते हैं। उपाध्याय साहब की रेजिम खत्म हो गई थी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, उनके जगह दूसरा तो आना ही था CP। तो क्या ये CP का पूरा ठेका हमारे पार्टी ने लिया है क्या? महाविकास आघाड़ी ने लिया है क्या? पूरे महाराष्ट्र में अनेक IAS IPS लोगों के तबादले हुए हैं, उनकी नियुक्तियां हुई है, वैसे ही इनकी नियुक्ति हुई है। इसमें महाविकास आघाड़ी का क्या सवाल है? क्या इसके चेहरे पे महाविकास आघाड़ी का ये एक सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अगर नागपुर शहर के अंदर में अगर इस तरीके से लोगों पे अत्याचार हो रहा है, आपका कहना है कि वारांगना लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उन लोग के ये हो रहे हैं, तो ऐसे CP को तो आप रोक सकते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई ना करें। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं कह रही वारांगनाओं पे अत्याचार हुआ है, अनेक वकील संगठना ने उनको समर्थन जारी किया है, शहर के नामी लोगों ने उनको समर्थन जारी किया है। अपने शहर के नागपुर के महाराजा, जो नागपुर के भूषण है, श्रीमंत राजे मुदोजी भोसले भी वारांगनाओं के समर्थन में सड़क पे उतरे हैं। अनेक साहित्यिक, कवि, लेखक, पत्रकार, समाजसेवी संगठना, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सब उनके लिए मैदान में उतरे हैं। तो ये क्या सिर्फ ज्वाला धोटे की अकेली की लड़ाई नहीं है,
सिर्फ ज्वाला धोटे अकेली उनके न्याय के लिए रास्ते पे नहीं उतरी है। अनेक समाज सेवी संगठना, खुद राजा मुदोजी भोसले, कवि, लेखक, साहित्यिक, वकील संगठना, रेड क्रॉस सोसाइटी, सभी उनके समर्थन के लिए उतरी है। ये मानव अधिकार का विषय है और मानव अधिकार का उल्लंघन सीपी के द्वारा हुआ है, ये हम नकार नहीं सकते। और रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो मैं पहले भी कह चुकी हूं और मैं अभी भी कहती हूं कि महाविकास आघाड़ी ये सुलझी हुई सरकार है, ये उलझी हुई सरकार नहीं है। और अभी अभी पता चला है कि 144 कलम वहां से हट गई है और बैरिगेड्स निकाल दिए गए हैं, गंगा जमुना बंधन में से मुक्त हो गया है। तो ये तो ये कैसे बोल रहे हैं आप? वहां तो बैरिकेड तो रोड पे लगा दिए, लोगों की चेकिंग चल रही है, लोग जो आ रहे जा रहे हैं, आज वहां पर रोडों पे बैरिकेड लगा दिए है ना, यहाँ से बैरिकेड निकाल के यहाँ लगा दिया गया है ना। कहीं ना कहीं अमितेश कुमार जो सोच रहे हैं कि कहाँ से क्राइम खत्म होना चाहिए, ठीक है, आपका औरंगाबाद लोगों के। अच्छा, मेरा अमितेश कुमार जी से सवाल है कि क्राइम कौन सा क्राइम? देह व्यापार क्राइम? हमारे भारतीय कायदा में देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ए क्राइम। इन many countries of world, prostitution is legalized, but in our country it is not legalized. But under IPC section 372 and 373, prostitution is not a crime. देह व्यापार ये गुनाह नहीं है, तो अमितेश कुमार कैसा कह सकते हैं कि देह व्यापार गुनाह है? मैडम सुनिए, उसमें ये जरूर बोल कर सकते कि किसी को अपने तरफ बुलाना, आकर्षित करके उसको बुलाना, आवाज देना, ये गुनाह है। एक देह व्यापार करना यानी आपको जी उस पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। जैसा उन्होंने एक विषय आगे रखा था कि ये वारांगनाएं माँ बहनें सड़क के किनारे खड़ी रहती है और इशारा करके ग्राहकों को बुलाती है, तो ये भी एक गलत मैसेज समाज में जाता है, ये भी पिक्चर शोभा नहीं देता। उस पर आप अंकुश लगाइए। तो अमित कुमार साहब यही तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये लोग तैयार नहीं है। जो चीज अमितेश कुमार ये नहीं करना चाहते हैं, मैं आपसे मजबूरी है उनको बार बार कहती हूँ, किसी के रास्ते बंद करना, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत जरूरतें हैं, ये बंद करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ये पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। अगर वो महिला किसी को इशारे करती है सड़क पर आकर, उन पर आप अंकुश लगाइए, उन पर आप प्रतिबंध लगाइए। अगर छोटी उम्र की बालिकाओं से उधर जोर जबरदस्ती से अगर देह व्यापार कराया जाता है, उस पर आप अंकुश लगाइए। आप कहते हैं कि उधर शराब बेची जाती है, उस पर आप अंकुश लगाइए। आप कहते हैं कि परप्रांतीय दलाल इधर सक्रिय है, उन दलालों को दबोचिए, उनको जेल पास कीजिए, उन पर कानूनी तौर से कार्रवाई कीजिए। मगर किसी के रास्ते बंद करना ये पुलिस का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, आपके दायरे में ये आता ही नहीं किसी के रास्ते बंद करना। क्योंकि जैसे मैं और आप टैक्स भरते हैं रस्तों का, वो महिलाएं भी टैक्स भरती है। जितना मुझे और आपको सड़क पे चलने का अधिकार है, उतना उन महिलाओं को भी सड़क पे चलने का, घूमने का अधिकार है। उनको सब अधिकार है, महिलाओं को सब अधिकार है, लेकिन वहां पर आपका कहना है कि वहां दारू बिकती है, ये सच है? ये मेरा नहीं कहना है, ये अमितेश कुमार का कहना है। और ये तो उनके पुलिस विभाग के लिए शर्म की बात है कि तुम्हारी पुलिस चौकी रहने के बावजूद अगर उधर शराब बेची जाती है, तो ये तो आप पर लांछन है, आपके पुलिस विभाग पर लांछन है। ये क्या लांछन महाराष्ट्र 24 चैनल पे नहीं है और ज्वाला धोटे पे नहीं है? ये क्या हमारा काम नहीं है उधर चोरों को दबोच पकड़ना? ये तो तुम्हारी हजारों की जो नागपुर पुलिस की फौज है, उनका काम है उधर की क्रिमिनलिटी पे रोक लगाना। किसी के रास्ते बंद करना ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ठीक है, वहां आपका कहना है ये पुलिस का काम है, लेकिन ये तो बात सच है कि वो रोड पे खड़े रह के आवाज लगाना, रोड पे निकलना, बाहर जाना, लोगों के घर तक के पहुंच जाते हैं लोग, तो ये तो बहुत ये गलत आरोप उन पे लगता है कि वो किसके घर पे पहुंच जाते हैं। वो मुझे प्रूफ्स दीजिए कि वारांगनाएं किसी लोगों के घर में घुस गई, कि वो किसी और के पास घुस गई। ठीक है, ये मजबूर औरतें हैं, भूखा पेट, पापी पेट, मरता क्या न करता,
अनाज के लिए, 2 टाइम के अनाज के लिए ही अपना चमड़ा बेचती है और अपने परिवार का और खुद का पालन पोषण करती है। तो अमितेश कुमार, ये जो हजारों की संख्या में शहर में कॉल गर्ल्स कार्यरत है, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? मैं लगाऊं? यानी अमितेश कुमार को कहना है कि ये औरतें तो डंके की चोट पे पेट भरने के लिए देह व्यापार करती है, मगर हजारों की संख्या में जो कॉल गर्ल्स शहर में कार्यरत है, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? देह व्यापार सिर्फ नागपुर में ही होता है? अभी नागपुर के देह व्यापार सिर्फ नागपुर में ही होता है? दिल्ली में नहीं होता, गुजरात में नहीं होता, कलकत्ता में नहीं होता, बंबई में भी नहीं होता? नागपुर को बदनाम करने का ठेका अमितेश कुमार ने ले लिया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अमितेश कुमार ने ले लिया, लेकिन उनका फायदा क्या है इसमें? वो तो अच्छा ही सोच रहे हैं ना। आप चाहते हैं कि अगर रोड पे इन लोग ना आए, एक मिनट, रोड पे ना आए, आप चाहते हैं कि रोड पे ना आए, तो वहां पर उनको एक दीवार लगाना है। उनको क्या तकलीफ है? तो दीवार खड़ी कर दे तो रोड पे नहीं आएंगे। एक गेट बना दो, जिसको अंदर आना है, चोर को अंदर आना है और गिराक को अंदर आना है, वो तो गेट से अंदर आ जाएंगे। ये क्यों नहीं सुविधा करते? मुझे ये भी बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि देखिए, क्राइम इससे कम होने वाला है। आज गंगा जमुना केंद्रित है। पुलिस का आरोप है कि गांव भर के छठी के बदमाश इधर आते हैं, तो पुलिस के लिए तो बहुत आसानी की बात है। शासन का पैसा आप पेट्रोल डालते हो गाड़ी में, शासन का पैसा बर्बाद कर रहे हो। जब तुमको पता है कि गांव भर के छठी के बदमाश गंगा जमुना में आते, तो दबोचो, पकड़ो, सेंट्रल जेल पास करो। ये तो पुलिस के लिए आसानी हो गई। रोड पर पूरे शहर में क्रिमिनल लोगों को ढूंढने के बजाय गंगा जमुना में ही गांव भर के छठी के बदमाश आते हैं, उनको दबोचो, पकड़ो, जेल में डालो। नहीं, पर लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि हाँ, रोड पर से अपने दीवार खड़ी कर दिए तो जिससे ये लोग बाहर न जाए और आने जाने वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाए? देखिए, क्यों नहीं निकालते आप? ये जो आप बात बोलते हैं कि वो औरतें इशारे करते हैं, ग्राहकों को बुलाते हैं, ये पिक्चर अच्छा दिखता नहीं। तो मेरा सवाल है, फुटाला तालाब को जाके देखिए। मैं युवा वर्ग के खिलाफ नहीं हूं, उनका अपना जोश रहता है। फुटाला तालाब के पास चक्कर लगाइए, अंबाझरी तालाब के पास चक्कर लगाइए, जापानी गार्डन के पास चक्कर लगाइए, तेलंगखेड़ी गार्डन के पास चक्कर लगाइए। शर्म से गर्दन ऊपर नहीं कर पाते हम। वो सब पिक्चर चलता है, समाज को ये सब चलता है। वहां फैमिली भी है। मेरा कहना है, समाज को ये सब चलता है क्या? नहीं, वहां युवा वर्ग वहां पे फैमिली जाती है, फैमिली वो सहन करती है। देखिए, ये हरकत फैमिली सहन करती है। वो गार्डन है। मेरा कहना, अरे वो गार्डन है, वो तो सार्वजनिक जगह है। आप क्या बात कर रहे हैं? वो गार्डन है यानी वो सार्वजनिक जगह है। सार्वजनिक जगह पे ऐसी हरकतें चलती हैं। अंबाझरी गार्डन में जाके आप चित्र देखिए, गोरेवाड़ा के तालाब के पास आप जाके चित्र देखिए, फुटाला तालाब पे आप चित्र देखिए, तेलंगखेड़ी गार्डन में आप चित्र देखिए। अरे ये तो सार्वजनिक जगह है, गंगा जमुना तो सार्वजनिक जगह नहीं है। मैडम, उनके खुद के घर है, उनके खुद के मकान हैं। मैडम, गंगा जमुना को और उसमें जोड़ने में बहुत फर्क। गंगा जमुना में जो काम होता है, अपना शरीर बेचा जाता है। ये ग्राउंड जो यहाँ पर आप बोल रहे हैं, लड़का लड़की मिल के रहते हैं, मिल के रहते हैं, उनका जो भी आपसी प्रेम संबंध रहता है, वहाँ फैमिली भी जाती है, बच्चे भी, दोनों को अलग रखे। गंगा जमुना का एक प्रकरण अलग है। ये प्रश्न ही मुझे हास्यास्पद लग रहा है। और रही बात गंगा जमुना की, देह व्यापार ये क्राइम है। आप मुझे अपने लॉ के किताब में बताइए कि अब देह व्यापार ये क्राइम है। जब देह व्यापार क्राइम नहीं है, तो उन पर अंकुश लगाने का आपको क्या अधिकार है? हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हमें जो पसंद है, हमें जो उद्योग व्यापार पसंद है, हम वो व्यापार करके अपने परिवार का और खुद का पालन पोषण कर सकते हैं। आप मुझे भारतीय कानून की कलम दिखाइए जिसमें देह व्यापार ये क्राइम है करके। आप मुझे वो कलम दिखाइए कि देह व्यापार क्राइम है। देह व्यापार क्राइम नहीं है, सबको पता है। लेकिन आज मैं कहता हूं, वारंगना लोगों को आप न्याय कब दिलाओगे? ठीक है, अमितेश कुमार आपका कहना है, अमितेश कुमार किसी के बोलने पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वतंत्र भारत के विदर्भवीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे ये पहले सांसद थे जिन्होंने लोकसभा में वारांगनाओं के हक के लिए, अधिकार के लिए, पुनर्वसन के लिए आवाज उठाई थी।
तभी के जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी गेल सिंह जी, उनके पास विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे ने ये पूरा वारांगनाओं का शिष्टमंडल लेकर गए थे कि इनका भी हमने कुछ सोचना चाहिए, इनको भी न्याय अधिकार हक मिलना चाहिए। और हमारी पक्ष की नेता आदरणीय सुप्रियाताई सुले ने तो लोकसभा में तृतीय पंथियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए अपनी आवाज उठाई थी। कल परसों मेरी सुप्रियाताई से चर्चा हुई इस विषय में। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनंती की कि आने वाले लोकसभा के सेशन में आप सभी पार्टी के एक एक सदस्य लीजिए और इन वारांगनाओं के पुनर्वसन का विषय आप लोकसभा में रखिए। जिस प्रकार अनेक देशों में इन वारांगनाओं को लाइसेंस दिया जाता है, इनको परमिट दिया जाता है, सरकार शराब बेचने का लाइसेंस देती है, सरकार तंबाकू बेचने का लाइसेंस देती है, सरकार बीड़ी सिगरेट बेचने का लाइसेंस देती है, तो इन महिलाओं को भी लाइसेंस अलॉट किया जाए। इस सिलसिले में मैंने सुप्रियाताई से विनंती की है और वो बोली कि ये गंभीर बात है, इस पर भी सोचना चाहिए। और ये जो वारांगनाएं हैं, ये जो माता बहनें हैं, ये समाज में सुस्थिति बना के रखने के लिए ये एक प्रमुख घटक है। मैं आपके चैनल द्वारा सब जनता से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये वेश्याएं नहीं रही तो आप मुझे बताइए, आप जैसी और मुझ जैसी महिलाएं घर में सुरक्षित रह पाएंगी? जो लोग इनके पास अपनी शरीर की भूख मिटाने को आते हैं और संतुष्ट होकर वहां से जाते हैं, उस कारण आपके और हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित है, उन पर कोई गलत नजर नहीं डाल रहा है। आपका ये कहना भी है सोचना चाहिए कि अगर ये गंगा जमुना पे अगर ये बंद किया जाता है तो बाहर में ये प्रकरण बढ़ सकता है। निश्चित ही आज ये केंद्रित है। अगर आपने गंगा जमुना पे अंकुश लगाया, ये बंद कर दिया, तो यही माता बहनें पूरे शहर में घूमेंगी, पूरे शहर का वातावरण दूषित होगा। नहीं तो आप जो कहते हैं कि इनको इस व्यवसाय से ही हटा दो, मेरा ये कहना है शासन और प्रशासन को, अगर ये वेश्याएं, ये वारांगनाएं माता बहनें नहीं रही तो अपनी शरीर की भूख मिटाने को जो वर्ग उधर आता है, वो वर्ग हमारी घर की बहू बेटियों पे गलत नजर नहीं डालेगा। हमने तो एक प्रकार से इन वारांगना माता बहनों का शुक्र मानना चाहिए कि आपका चमड़ा बेचती हो और हम जैसी और आप जैसी महिला घर में सुरक्षित रह पाती है। तो समाज में सुव्यवस्था निर्माण रहने के लिए, क्राइम कंट्रोल रहने के लिए इन वारांगनाओं का भी समाज में जरूरी है, इनकी जरूरत है। ये हम कैसे नकार सकते हैं? हम पढ़े लिखे देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं, हम इतनी छोटी बुद्धि कैसे रख सकते हैं? यानी आपका कहना है कि वारांगना लोगों ने आना चाहिए और उनके रहने से क्राइम कम हो सकता है। जी निश्चित, मेरा कहना नहीं, रेप के प्रकरण ये मेरा कहना नहीं, ये देश के सभी विचारवंतों का, जो न्याय से सोचते हैं उनका, समाज सेवकों का, सभी का कहना है। बहुत से राजकीय पक्षों का भी यही कहना है कि ये महिला है इसलिए निश्चित ही क्राइम कंट्रोल में है, नहीं तो रेप, बलात्कार, अति प्रसंग के केस बढ़ेंगे नहीं क्या? ये तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा। अच्छा, इसमें आपके गृह मंत्री, आप राष्ट्रवादी के, इस चीज को कितने गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि सीपी साहब के ऊपर आपका सीधा सीधा आरोप सीपी साहब के ऊपर में, अमितेश कुमार के ऊपर गंभीरता से लिया ही गया है। जैसा मैंने पहले भी कही कि हमारी महाविकास आघाड़ी ये सुलझी हुई सरकार है। सरकार पे ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि ज्वाला धोटे आपकी पक्ष की नेता है, इसलिए ज्वाला धोटे ने ऊपर से होम मिनिस्टर से ऑर्डर लाई और बैरिकेड हटा दी। 25 दिन हमने संघर्ष किया, 25 दिन अपने पेट पे लात मार के लिए इन महिलाओं ने भूखी रही, प्यासी रही, वंचित, अपने अधिकारों से वंचित रही। जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है उस अधिकार से वो वंचित रही। और 25 दिन के युद्ध के बाद, 25 दिन के जंग के बाद हमको न्याय मिला है। न्याय को मिलने को संघर्ष करना पड़ता है। क्या मिला?
25 दिन के बाद न्याय क्या मिला वो बताइए आप। आज वो अपने 144 कलम कलम पर हट लगाई गई थी। ठीक है, वो पूरे हटा दिया गया। देश में किधर भी 144 कलम लगाई नहीं गई थी, सिर्फ नागपुर में वो कलम लगाई गई थी, वो कलम हटाई गई। दूसरी बात है, इनके जो रास्ते थे, इनके बाहर निकलने के रास्ते, वहां पे 15-16 गलियां है और वो गलियां उनके एंट्री और एग्जिट का रास्ता है। वो एंट्री और एग्जिट के रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए थे। 16 गलियों में से सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ता रखा था, बाकी के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। आज के तारीख में वो बैरिकेड्स तो हट गए, 144 सेक्शन तो हट गया और न्याय मिलने को थोड़ा श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ती है। एक बड़ी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, मानव अधिकार की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और मुझे निश्चित ही विश्वास है कि बहुत जल्दी इस मसले का हल निकलेगा। वारांगनाएं माता बहनों को भी न्याय मिलेगा और स्थानिक लोगों को जो परेशानी है उस परेशानी पर भी प्रशासन शासन गौर करेगा। न्याय दोनों पक्ष को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको लग रहा है कि आप जीत चुके हैं, एक धारा हट गई, 144 धारा गई, बैरिकेड निकल गए, यानी इसका मतलब अपन जीत गए। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम के, आपके ये चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये ज्वाला की जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। ठीक है, ये आपकी सत्य ये की जीत न्याय की जीत है। आप मेरे को बताएं, आज भी वारंगना लोगों को खाने की परेशानी है, काम नहीं है, लोग नहीं आ रहे, तो जीत कैसी मानेंगे? सत्य की जीत कहां से मानेंगे? ये तो लोग आज भी वैसी। तो यही तो मेरा प्रश्न है। आप जो मुझे बोल रहे हैं कि अमितेश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा यही तो आरोप है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये जनरल डायर के भूमिका में है। ये ब्रिटिश शासन नहीं है, ये देश का शासन लग ही नहीं रहा है। पूरे महाराष्ट्र में लोकशाही का चित्र है मगर नागपुर में तानाशाही का चित्र दिख रहा है। यही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका कहना है, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पुलिस ने जब बैरिकेड्स लगाए, पुलिस के पास महाराष्ट्र शासन की कुछ योजना थी, इनके पुनर्वसन की, इनके रिहैबिलिटेशन की कुछ योजना थी पुलिस के पास। जब आपके पास महाराष्ट्र शासन की, इनके पुनर्वसन की कोई योजना आपके हाथों में नहीं है, तो इनके रास्ते बंद करने का अधिकार आपको किसने दिया? तो जब तक इनके पालन पोषण की आप जिम्मेदारी उठाने को सक्षम नहीं हो, इनके पेट पर गदा मारने का आपको अधिकार किसने दिया? तो यही तो मेरा कहना है कि नागपुर के कमिश्नर ये तानाशाही है, तो ये लोकशाही में बैठता ही नहीं है। ये तानाशाही आप जो बोल रहे शब्द तानाशाही है, तो तानाशाही के ऊपर में भी तो गृह मंत्री आप ही के बैठे हैं, वो भी तो है ना, वही तो शासन चला रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूं कि गृह मंत्री हमारे हैं, सरकार हमारी है, न्याय हुआ है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी अच्छे चीज के निर्मित के लिए समय लगता है, देर आए मगर दुरुस्त आए। 25 दिन क्या हुए पर बैरिकेड हटे, ये एक बड़ी जीत है, ये सत्य की, न्याय की, संविधान की जीत है। वो तो अमितेश कुमार सर ने बोले थे आगे चल के तो बैरिकेड तो हटाने तो। अरे बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अमितेश कुमार खुद को क्या जनता का भगवान समझता है? यू आर पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर हो, नौकर बन के ही रहो, जनता की मालिक बनने की कोशिश करो मत। लेकिन उनने भी चलो ये हो गया अमितेश कुमार का, लेकिन इसके ऊपर में आपका कहना है कि बैरिकेड हट गए, धाराएं निकल गई है, यानी वहां पर अभी पूरा शांत रहेगा, लेकिन बैरिकेड तो आज भी रोडों पे लगा दिया गया है। कायदे के चौकट में रह के, कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, इंसानियत के दायरे में रह के जो कुछ व्यवसाय जो कोई भारतीय करता है उसको करने की मुबा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, मगर कायदे के चौखट में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में रह के आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है। यानी अमितेश कुमार संविधान के भी ऊपर हो गए, भारतीय कानून के भी ऊपर हो गए, शासन के भी ऊपर हो गए। ये हमारे साथ में थे ज्वाला ढोटे, जो बहुत एक कविता के रूप में भी
बड़े अच्छे से हमारे को समझाते भी है। लेकिन इनका जो कहना है कि आज बैरिकेड हट गए हैं, धारा हट गई है, जिससे वहाँ के गंगा जमुना की जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनका कहना है कि आज नहीं तो कल उनका फ़ायदा होगा ही। और उनका पेट जिस तरीके से आज उनको परेशानी हो रही है, आज अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, ना बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा पा रहे, ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों में ये भी उनका पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरे ख्याल से ज्वाला ढोटे के जी के बोलने से ऐसा लग रहा है। खास मुलाकात में आज इतना ही। नमस्कार। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना, तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर वही मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।